नमस्कार दोस्तों, स्टॉक मार्केट स्टडीज में फिर से एक बार आपको बहुत-बहुत स्वागत है। तो आज मैं फिर से आपके सामने कुछ इम्पोर्टेंस कंपनी के अपडेट शेयर करूँगा, तो वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा और अभी तक अपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर कर लीजिएगा। कंटिन्यूअसली इन्फॉर्मेशन और अपडेट्स पाने के लिए चैनल के ऊपर बने रहिएगा और इस कंपनी की जितने सारे कंपनीज़ के बारे में चर्चा करूँ, सारे कंपनीज़ के टेक्निकली चार्ट पैटर्न भी आपके साथ शेयर करूँगा। तो प्लीज़ इस वीडियो को इग्नोर मत करिए, कुछ सीखने के लिए इस वीडियो के ऊपर बने रहिए क्योंकि मेरे वीडियो में हमेशा आपको कुछ नया सिखाने के लिए मैं आया हूँ और कोई भी बाय एंड सेल का रिकमेंडेशन मेरे तरफ से कभी नहीं होता है। तो प्लीज़ एक बार रिसर्च खुद के ऊपर करके काम करना। तो चलो देख लेते हैं कौन सा कंपनी है। फर्स्ट जो कंपनी के बारे में बात करूँ उसका नाम है मदरसन सुमी वायरिंग्स लिमिटेड। देखिए इस कंपनी अभी देखा है तो 52 वीक के हाई के आसपास है और कंपनी धीरे-धीरे करके आगे बढ़ रहा है। कंपनी ऐसे नहीं कि बहुत छोटा है तो इसलिए इसका मार्केट कैप छोटा है तो इसलिए शायद इसका प्राइस कम है, ऐसे बिल्कुल नहीं। कंपनी का मार्केट कैप 26,700 करोड़ के आसपास है और इसका करंट प्राइस 60 के आसपास है। देखिए जब आप वीडियो देखेंगे शायद वो डेटा चेंज हो सकते हैं। इसमें प्राइस का कोई देखकर कुछ फ़ायदा नहीं है। अगर कंपनी के ऊपर कन्विक्शन है कि हाँ, कंपनी आगे चल के आपको कुछ धमाका परफॉर्मेंस दे सकता है, तो वो अलग बात है। तो देखिए कंपनी की जो आरओसी, आरओई है, दोनों आपको बेस्ट लेवल में दिखेगा। इनकम भी ज़बरदस्त है, कर्ज़ा एकदम ना के बराबर है। हाथ में कैश भी आपको 25 करोड़ के 26 करोड़ के आसपास देखने को मिलेगा। प्रोमोटर का होल्डिंग भी जबरदस्त है। 2 पॉइंट्स मुझे बेस्ट लगा, वो है इंटरेस्ट कवरेज 24%, EBITDA मार्जिन 31% और उसके साथ-साथ कंपनी का आरओसी वो 65% के आसपास देखने को मिला। अभी सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट समझ लेते हैं। सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट क्या है? कंपनी वायरिंग इंडस्ट्रीज में 40% मार्केट शेयर लेकर रखा है। तो इस इंडस्ट्रीज में वायरिंग सेगमेंट में कंपनी 40% मार्केट शेयर लेकर रखा है। तो सोचिए सोचिए किस तरीके से कंपनी स्पेशली कंपनी ग्रोथ कर रहा है। और रही बात एज ए इन्वेस्टर, प्रोमोटर से लेकर एफएसडीएस पब्लिक हर किसी व्यक्ति इस कंपनी के ऊपर रहना चाहते हैं। अभी इन्वेस्टर तब भी रहेंगे जब कंपनी का ग्रोथ हो रहा होगा और जब भी कंपनी अच्छा खासा काम कर रहे होंगे। तो कहीं सही में क्या कंपनी का ग्रोथ हो रहा है? आप देखेंगे सेल्स में। तो सेल्स का मात्रा दिखा दूं तो 2021 में 1400 करोड़ का सेल्स था, 2022 में बना 1800 करोड़ के आसपास, 2023 में बना 2000 करोड़ के आसपास। इसका मतलब सेल्स लगातार बढ़ते चले गए। अभी सेल्स ज़्यादा बढ़ा, इसके चलते कंपनी के एक्सपेंस भी कंट्रोल में रखे और उसी हिसाब से कंपनी का जो नेट प्रॉफिट है वो भी लगातार बढ़ते चले गए। अभी देखिए नेट प्रॉफिट हाईएस्ट लेवल के देखने को मिलेगा। आज तक की जितनी कंपनी ने नेट प्रॉफिट किए हैं, 2021 में मार्च क्वार्टर में कंपनी का हाईएस्ट प्रॉफिट था और आज कंपनी फिर से हाईएस्ट प्रॉफिट की है। तो इस तरीके से कंटिन्यूअसली अगर जब कोई कंपनी कंटिन्यूअसली खुद को रिप्रेजेंट करते हैं, तो हर कोई व्यक्ति इस कंपनी के ऊपर होल्ड को कंटिन्यू करना चाहेंगे। अभी कंपनी की जो बैलेंस शीट है उसके बारे में चर्चा करूँ तो कंपनी का रिजर्व बढ़ा, उसके साथ-साथ कर्जा भी बढ़ा। अब एक क्वेश्च अब यहाँ पे क्वेश्चन मार्क यही आएगा कि इसका बोरिंग्स क्यों बढ़ा? देखिए बोरिंग्स के बारे में चर्चा करूँ तो कंपनी ने कोई लॉन्ग टर्म के लिए कोई भी शॉर्ट टर्म के लिए कर्जा नहीं उठाया। तो ये आप ही जो कर्जा उठाया गया वो किसके लिए है? लीज़ लायबिलिटी के लिए। अभी लीज़ लायबिलिटी होता क्या है? मैं एक सिंपल से एग्जांपल से आपको समझाता हूँ कि मान के चलिए आप एक बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हैं और उसके लिए कोई दुकान के मतलब कोई भी घर आप भाड़े पे लेना चाहते हैं। मतलब कोई भी दुकान आप किराए पे लेना चाहते हैं, तो जब आप किराए के लेके लेने के लिए जाएँगे, तो आप जिससे घर खरीदारी कर रहे हैं मतलब खरीदारी नहीं, किराए पे लेना चाहते हैं, तो वो आपको बोले कि मुझे 1 लाख रुपए डिपॉज़िट मनी चाहिए। तो मैं उसके बाद आपको मान के चलिए 6,000 रुपए आपको पर मंथ भाड़ा देना होगा और 1 लाख मुझे डिपॉज़िट देना होगा। तो इस तरीके से अगर सिचुएशन को देखा जाए तो ये डिपॉज़िट मनी जो घर को लेने के लिए देना पड़ रहा है, उसी तरीके से कंपनी को भी कुछ इस तरीके से प्रोजेक्ट करने के लिए उसको लीज़ लेना पड़ता है, किसी ज़मीन को, किसी मशीनरीज़ को, तो उसके लिए उसको पैसा देना पड़ता है, तो उसके लिए भी कर्ज़ा उठाया जाता है। तो मान के चलिए मैं अभी कर्ज़ा ले लेता हूँ, उस लोन को मिटाने के लिए, जब मेरा प्रॉफ़िट होगा तो उससे कुछ-कुछ पैसा मैं या वो कर्ज़ा मिटाता चला जाऊँगा। इसको कहा जाता है कि लीज़ लायबिलिटीज़। तो इसका मतलब कंपनी के अंदर कुछ खराबी नहीं है, कंपनी लॉन्ग टर्म, शॉर्ट टर्म के लिए खुद के लिए कोई भी कर्ज़ा नहीं लिया, लीज़ लायबिलिटी का लिया है, तो वो मिटा सकते हैं, कोई बात नहीं। क्योंकि कंपनी का फिक्स्ड एसेट भी अच्छा खासा है और अगर वो लीज़ लायबिलिटी को वो पैसा मिटा भी ना पाए, तो एसेट को बेचकर भी मिटा सकते हैं, रिज़र्व को मतलब बेचकर भी मिटा सकते हैं। तो इसीलिए शायद कंपनी के ऊपर हर कोई निवेश करना चाहते हैं। तो एज़ अ डिलीवरी का परसेंटेज दिखा दूँ, आप परसेंटेज देखें तो अलग लेवल का डिलीवरी देखने को मिलेगा।
तो परसेंटेज कितना है, 60 to 70% के आसपास डिलीवरी देखने को मिला है। अभी सबसे इंपॉर्टेंस पॉइंट क्या है मैं आपको बता दूं, इस इंपॉर्टेंस पॉइंट को आपको देखने को मिलेगा। और ये सारे चीज ना, ये जो साइड है, आप साइड को मैं बता दूं कि ट्रेंड लाइन, ये जो वेबसाइट है, इस वेबसाइट के माध्यम से मैं सारे डेटा दिखा रहा हूँ। बहुत शानदार तरीके से प्रेजेंटेशन को यहाँ पे पब्लिश किया। तो मैं मुझे मुझे तो बहुत शानदार लगा, क्योंकि इस कंपनी देखिए एक वन डे में कुछ नेगेटिव है, एक मंथ में नेगेटिव है, तीन तीन मंथ में कंपनी ने क्या किया, 1.17% के आसपास रिटर्न दिया। और 6 मंथ में कितना, करीबन 10% के आसपास रिटर्न दिया। एक साल में तो कंपनी उतना खास नहीं है, 3 साल में कंपनी का कुछ नेगेटिव पॉइंट्स था, 5 साल में 10 साल में कंपनी का डेटा कुछ खास देखने को नहीं मिलेगा। तो अभी तो जर्नी स्टार्ट है, तो जर्नी आगे बढ़ने के लिए टाइम लगेगा। तो बाकी इस कंपनी के ऊपर जो टेक्निकली चार्ट पैटर्न बना, तो क्या बना, पहले देखिए भाई शोल्डर कम हेड कम शोल्डर बना था, ब्रेकआउट हुआ था, और उसके बाद टारगेट भी यहाँ तक था, हो चुके हैं। नेक्स्ट फिर से एक बार एंटी बना, कफ विद 100% बना, ब्रेकआउट हुआ, मगर ब्रेकआउट अभी तक कंफर्मेशन नहीं मिला, क्योंकि इस ब्रेकआउट के बाद इसके ऊपर कोई भी ग्रीन कैंडल क्लोजिंग होना चाहिए था, मगर क्लोजिंग नहीं हुआ, तो इसको कंफर्मेशन में नहीं कहूँगा। और उसके बाद आपको ये करना है कि यहाँ पे जो टारगेट है, इस टारगेट को आपको पाने के लिए यहाँ पे ब्रेकआउट कंफर्मेशन होना चाहिए। तो कहने का मतलब है, कंपनीज के ऊपर आपको इस चीज को देखना है कि कंपनी 27% के आसपास रिटर्न दे चुके हैं, और इस 27% के आसपास रिटर्न देने के कारण कंपनी के अच्छा खासा ग्रोथ देखने को मिल सकता है। तो अभी कंपनीज के ऊपर आईडीएफसी फर्स्ट बैंक के बारे में चर्चा करूं, तो आईडीएफसी फर्स्ट बैंक में कंपनी का नेक्स्ट जो कंपनी है आईडीएफसी फर्स्ट बैंक, इस कंपनी के ऊपर बात करूं तो कंपनी का मार्केट कैप कितना है, 59,700 करोड़। इस कंपनी का कुछ पॉइंट्स आपको जरूर देखना चाहिए। वो पॉइंट्स क्या है, आप देखेंगे कंपनी कैपिटल एडुकेशन रेशियो जो उतना खास नहीं है, फिर भी आरबीआई के रूल्स के हिसाब से 9% के ऊपर कैपिटल एडुकेशन रेशियो होना चाहिए। कंपनी ने 16% रखा। तो इसका कारण क्या है मैं आपको बता दूं। मान के चलिए बैंक के पास 100 रुपया है, अगर 100 रुपया पूरा का पूरा वो कस्टमर को लोन के हिसाब से दे दे, अगर कल जाके कोई बैंक में जो लोग पैसा रखे हैं सेविंग अकाउंट में, करेंट अकाउंट में, वो अगर पैसा विड्रॉ करने के लिए आया, तो बैंक कहाँ से दे पाएंगे। तो इसलिए पहले इस तरीके से किया जाता था, और बैंक में बहुत ज़्यादा दिक्कत भी होते थे, और कस्टमर को ये बोल देते थे कि आज बैंक में पैसा नहीं है, आज लिंक फेल है। तो इस तरीके से बैंक्स के ऊपर बहुत ज़्यादा प्रेशर क्रिएट किया पब्लिक ने, और आरबीआई ने नया रूल्स जारी किया कि एटलीस्ट 9% के आसपास आपके पास पैसा होना चाहिए। मान के चलिए 100 रुपया आप टोटल आपके पास था, उनमें से 9% आप बैंक के पास रखेंगे, बाकी आप 91 रुपीज आप कस्टमर को लोन के हिसाब से दे सकते हैं। तो बैंक ने कितना रखा, करीबन 16% के आसपास। और नेट इंटरेस्ट मार्जिन कितना है, 6.36, जो अच्छा खासा देखने को मिला। देखिए कंपनी के ऊपर एनपीए अभी भी कम नहीं हुआ, अभी भी 1% के आसपास एनपीए है। कहा जाता है कि कंपनी के ऊपर एनपीओ, कोई भी बैंक के ऊपर एनपीओ 0.60 के नीचे अगर हो, मतलब 0.60 के नीचे परसेंटेज अगर दिखे, तो उसको बेस्ट एनपीए कहा जाता है। मगर यहाँ पे 1% के आसपास है, मतलब एनपीए अभी भी ज्यादा है। अभी एनपीए होता क्या है, एनपीए का मतलब है नॉन परफॉर्मिंग एसेट। नॉन परफॉर्मिंग एसेट क्या है, देखिए बैंक जो लोन दिया कस्टमर को, मान के चलिए बैंक ने इस बार 100 करोड़ का लोन दिया। मैं एक एग्जांपल दे रहा हूँ, 100 करोड़ का लोन, छोटा सा मैं एक अमाउंट लेता हूँ, मान के चलिए 1 लाख रुपया लोन दिया। मैं एक एग्जांपल दे रहा हूँ, 1 लाख रुपया लोन दिया, और इस 1 लाख रुपया में मान के चलिए बैंक जिसको जिसको लोन दिया, उसके पास से इंटरेस्ट से वो वापस करेंगे। तो इंटरेस्ट तो दूर की बात, कुछ कस्टमर ने क्या किया, कुछ कस्टमर ने लोन को वापस नहीं दे पाए। वो बता दिया कि मेरे जो बिजनेस था वो बंद हो चुके हैं, मेरे लॉस हो चुके हैं, तो मैं लोन वापस नहीं कर पाऊंगा। तो वो जो लोन कस्टमर से उठा नहीं पा रहा है, उसी को कहा जाता है कि एनपीए। मान के चलिए बैंक ने ये सोचा था कि मैं 1 लाख लोन दे रहा हूँ, और इंटरेस्ट के साथ मुझे 1,10,000 रुपया मुझे लोन के हिसाब से वापस मिलेगा। तो ये जो पैसा उसको वापस मिलना चाहिए था, उससे एनपीए को वापस नहीं मिला, उल्टा कंपनी को मान के चलिए लोन के पैसे से 90,000 मिला है। तो 1 लाख लोन दिया था, इंटरेस्ट तो दूर की बात, कंपनी को उल्टा 90,000 रुपया मिला। तो ये कंपनी के लिए लॉसेस है, और यही बन जाता है कंपनी के लिए एनपीए। और एनपीए के और भी रूल्स होते हैं, प्रोविजन भी इसके साथ है। तो प्रोविजन के साथ कैलकुलेशन अगर आपको देखना है, तो मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको चर्चा करूंगा। अगर आप मुझे कमेंट्स करके सिर्फ प्रोविजन लिख के भेजेंगे, तो उसके ऊपर मैं डिटेल्स डेटा आपके साथ शेयर करूंगा। तो कंपनी का कासा रेशियो जो 50% के आसपास है, ये भी अच्छी बात है। ज्यादा परसेंटेज रहेंगे कासा रेशियो के ऊपर, तो बेस्ट माना जाता है। अभी कासा रेशियो होता क्या है, कासा का मतलब है, सीए का मतलब करेंट अकाउंट, एसए का मतलब है सेविंग अकाउंट। करेंट और सेविंग अकाउंट में कंपनी के पास कितना पैसा आया,
जितना पैसा इस दोनों अकाउंट्स में आएगा उतना ही बैंक ज़्यादा काम कर पाएंगे और अच्छा खासा प्रॉफिट कमा पाएंगे, क्योंकि उसमें सबसे कम इंटरेस्ट कस्टमर को देना पड़ता है। तो रही बात कंपनी का क्वार्टरली रिजल्ट का, तो कंपनी सेल्स को इंक्रीज किया, एक्सपेंस को मेंटेन किए और प्रॉफिटेबिलिटी 560 करोड़ से बढ़ के हो चुके 747 करोड़ के आसपास। तो अलग लेवल का प्रॉफिटेबिलिटी देखने को मिला। और उसी हिसाब से इंटरेस्ट के बारे में बात करूँ तो कंपनी के इंटरेस्ट प्रोमोटर से लेकर एफएसडीएस पब्लिक हर किसी के पास आपको अच्छा खासा इन्वेस्टमेंट देखने को मिलेगा। रही बात इस कंपनी के जो रिटर्न के रेशियोज के बारे में बात करूँ तो 6 मंथ में कंपनी धमाका रिटर्न दिया, करीबन 26% के आसपास रिटर्न दिया, जो खुद का सेक्टर भी नहीं दे पाए। और एक साल में कंपनी का रिटर्न देखिए करीबन 50% के आसपास और सेक्टर में कितना 26% के आसपास। और 3 साल में कंपनी का रिटर्न भी ज़्यादा था 150%, सेक्टर में कितना 115%। तो सोचिए कंपनी हर दिशा में प्रॉफिटेबिलिटी को मेंटेन कर रहा है। आज से 10 साल में कंपनी कुछ खास परफॉर्मेंस नहीं किया था। तो कहने का मतलब है कि कंपनी के ऊपर फोकस रखिए कि कंपनी ने एक शानदार तरीके से ब्रेकआउट भी किया, लंबा जर्नी के एक टेक्निकली चार्ट पैटर्न बना, एक कप विथ 100 पैटर्न स्केट हुआ, फाइनली ब्रेकआउट भी हुआ। और मैंने आपको ये भी बताया कि ब्रेकआउट होने के बाद आपको ये देखना है कि उसका रेजिस्टेंस सपोर्ट कहाँ पे बन रहा है। यहाँ पे स्ट्रांगली एक रेजिस्टेंस था, उसको ब्रेकआउट किया, ऊपर गया, वही इसका सपोर्ट बना। और मुझे लगता है यहाँ से धीरे धीरे करके वो अपसाइड 10 में जा सकते हैं। और अगर टारगेट मिले तो 120 रुपीज तक टारगेट मिलने का चांसेस है। तो बाकी आप इस कंपनी के ऊपर किस तरीके से सोच रहे हैं जरूर कमेंट्स करके बताना। नेक्स्ट जो कंपनी है उसका नाम है अदानी विल्मर। देखिए अदानी विल्मर के ऊपर एक बहुत बड़ा न्यूज अपडेट आया था और फाइनली वो न्यूज अभी तक कंफर्मेशन नहीं मिला, क्योंकि रिपोर्ट के माध्यम से बताया जा रहा कि अदानी की जो शेयर है, अदानी विल्मर का जो कंपनीज के ऊपर अदानी का जो 50% शेयर है वो पूरा का पूरा शेयर बेचने वाले हैं। देखिए बहुत सारे लोग यही कंफ्यूजन में था कि सर अदानी विल्मर तो एक ही कंपनी है। बिल्कुल नहीं, विल्मर एक अलग कंपनी है, अदानी एक अलग कंपनी है। इसके ऊपर मैं डिटेल्स वीडियो चर्चा में आपके साथ कर चुका हूँ। तो अभी क्या करने वाले, अदानी खुद का स्टेक मतलब जो 50% का स्टेक है वो बेचने वाले हैं। क्यों बेचेंगे? क्योंकि अदानी कहते हैं कि मेरे इस कंपनी के ऊपर इंटरेस्ट खत्म हो चुके हैं। मैं इस कंपनी के मतलब एक रिपोर्ट के माध्यम से बताया गया था, मैं पहले रिपोर्ट भी आपको दिखाया था कि इकोनॉमिक टाइम्स में इसके ऊपर रिपोर्ट पब्लिश किया था। तो अदानी ने यही कहा कि मैं इस कंपनी के ऊपर शेयर को इसीलिए बेचना चाहूंगा कि मैं अदानी जो एंटरप्राइजेस है, एंटरप्राइजेस जो कंपनी है उसके ऊपर जो कर्जा है, उसके जो बिजनेस का ग्रोथ है, उसको बढ़ाने के लिए मैं इस कंपनी का शेयर बेचना चाहता हूँ। अगर ध्यान से इस चीज को देखेंगे तो प्रोमोटर के पास कितना होल्डिंग्स है, 87% के आसपास। उनमें से आप देखेंगे तो लेंस जो मतलब प्राइवेट लिमिटेड है उसके पास कितना 43%, जो एक्चुअली विल्मर कंपनी है। और अदानी जो कमोडिटीज कंपनी है उसके पास कितना है 43.97, जो अदानी ग्रुप के पास है। तो ये दोनों कंपनी के पास होल्डिंग्स है। अभी अदानी पूरा के पूरा माल बेचेंगे तो इसका भारी एक नेगेटिव इम्पैक्ट आएगा। और इसी न्यूज के चलते हुए कंपनी के ऊपर एक लगातार एक सेल ऑफ मोमेंटम देखने को मिला। और मैंने आपको एक ट्रेंड में मार्किंग करके दिया, यहाँ पे स्ट्रांगली एक रेजिस्टेंस है। जब भी रेजिस्टेंस को ब्रेकआउट करेगा तो बड़ा मोमेंटम देखने को मिल सकता है। और फिर भी यहाँ पे एक ट्रेड भी बना है, कंटिन्यूसली एक बाइंग कैंडल बना, 3 कैंडल यहाँ पे बाइंग बना और एक रेंज बना 32% के आसपास। और जब भी इस तरीके से रेंज बनता है तो नीचे लेवल में यहाँ पे एंट्री होता है और ऊपर में टारगेट होता है। तो नीचे में एंट्री तो हुआ, उसके बाद बहुत नीचे चले गए। और यहाँ पे देखिए कंपनी के परफॉर्मेंस के हिसाब से देखा तो कंपनी अभी लॉस मेकिंग कंपनी बन चुका है। कंपनी का क्वार्टरली रिजल्ट में कंपनी लास्ट ईयर भी लॉस, लास्ट क्वार्टर में भी लॉस किया था, इस क्वार्टर में भी लॉस किए। तो कंपनी लॉसेस का मार्जिन बढ़ रहा है और जिसके चलते हैं कंपनी के ऊपर प्रेशर और भी ज़्यादा बढ़ता हुआ देखने को मिले। आप कहेंगे सर कंपनी के ऊपर इतना लॉस क्यों हो रहा है? क्योंकि कंपनी की जो कोर बिजनेस है उसके ऊपर कंपनी का कोई लॉसेस नहीं है, कंपनी प्रॉफिटेबल में है। मगर कंपनी लॉस कहाँ पे हुआ? कंपनी को ज़्यादा कर्जा देना पड़ा, उसके साथ साथ कंपनी का टैक्सेस भी देना होगा और सब कुछ मिटाने के बाद कंपनी का प्रॉफिटेबिलिटी नेगेटिव में कन्वर्ट हो गया। अभी इसीलिए शायद इन्वेस्टर भी इस कंपनी के ऊपर थोड़ा-सा इन्वेस्टमेंट कम किया है। मतलब इंस्टीट्यूशन के पास जो होल्डिंग था, वो होल्डिंग को उन्होंने कम किया। क्योंकि अदानी अगर माल बेचकर भाग जाते हैं, तो इस कंपनी के ऊपर एक नेगेटिव सेंटीमेंट तो क्रिएट होगा ही। तो जिसके चलते और भी ज़्यादा गिरावट होने का चांसेस दिखेगा। बाकी होगा क्या होगा, मतलब क्या होगा फ्यूचर में, वो तो आपको फ्यूचर ही बताएगा। तो फिलहाल के लिए इस कंपनी के ऊपर एक ही बात कहूँगा कि अदानी विल्मर ने शायद आपको एक दिन में अच्छा रिटर्न में दिया, मतलब 3 साल, 3 मंथ, 6 मंथ में आप देखेंगे तो एटलीस्ट 20% के आसपास लॉस दिया। और 3 साल में कंपनी ने 39% का प्रॉफिट दिया और एक साल में कंपनी 48% के आसपास लॉस किया था। तो सोचिए किस तरीके से कंपनी लॉस को जनरेट किया। तो मैं यही कहूँगा कंपनी अभी जिस सिचुएशन में है, कंपनी का जो लाइफ टाइम जो लो है
अभी लाइफ टाइम इसका लो कहाँ पे है, उसी रेंज के आसपास है। मुझे लगता है अगर इस लेवल को ब्रेक डाउन करते हैं तो भारी भरकम गिरावट देखने को मिलेगा, 224 लेवल तक आने का चांसेस है। अगर इस लेवल तक आए तो लाइफ टाइम लो के आसपास कंपनी का ट्रेड देखने को मिलेगा। अभी होगा क्या, तो वो तो आपको फ्यूचर में दिखेगा। आपके क्या राय है इस कंपनी के ऊपर, जरूर कमेंट्स करके बताना। नेक्स्ट जो कंपनी उसका नाम है नेस्ले इंडिया लिमिटेड। देखिए नेस्ले इंडिया आप सभी जानते हैं इंडिया के सबसे बड़ा एक बेबी फूड मतलब बेचने वाला कंपनी है। और बेबी फूड इंडस्ट्रीज में इसका मतलब मोनोपोली बिजनेस है, करीबन 70% के ऊपर इसका मोनोपोली बिजनेस है। और इस कंपनी के ऊपर एक बहुत बड़ा अपडेट आया, ये कंपनी चाहते हैं खुद का जो शेयर है उसको स्प्लिट करने के लिए, क्योंकि स्प्लिट अगर नहीं करेंगे तो रिटेल पब्लिक इसके ऊपर निवेश नहीं कर पा रहा है, क्योंकि रिटेल पब्लिक एक शेयर खरीदने के लिए 24,000 रुपीज देने के लिए तैयार नहीं है, क्योंकि उसको ज़्यादा क्वांटिटी चाहिए और अच्छे कंपनी की क्वांटिटी चाहिए। देखिए आज टाइटन, आज रिलायंस, इतने टीसीएस, इतने बड़े बड़े इन्फोसिस, विप्रो, इतने बड़े बड़े कंपनी खुद का शेयर को प्राइस 5,000 रुपीज से नीचे क्यों रखा, क्योंकि इसीलिए रखा क्योंकि वो चाहते हैं कि इस कंपनी के ऊपर रिटेल पब्लिक भी निवेश करे, तो ज़्यादा से ज़्यादा लोग निवेश करें तो मेरा जो लिक्विडिटी है वो ज़्यादा रहेंगे। अगर मार्केट में सिर्फ इंस्टीट्यूशन ही रहेगा तो उस कंपनी का लिक्विडिटी कम हो सकते हैं, क्योंकि इंस्टीट्यूशन अगर मान के चलिए कल बेचकर भाग गया, मान के चलिए कल मार्केट में नेगेटिव सेंटीमेंट आया और इंस्टीट्यूशन माल बेचकर भाग गया, तो पब्लिक उसके ऊपर तो नहीं है, तो पब्लिक ना होने के कारण कंपनी के ऊपर बिग क्रैश देखने को मिलेगा। और इसी के चलते हुए प्रोमोटर, एफआईएस, डीआईएस और पब्लिक हर किसी व्यक्ति का जरूरत है इन्वेस्टमेंट करने के लिए। तो कंपनी ने एक बहुत बड़ा डिसीजन लिया, हर एक के बदले आपको 10 शेयर देने वाला है, क्योंकि स्प्लिट जो है 10 का स्प्लिट करने वाले 1 रुपया करने वाले। तो आपको जल्द से जल्द इस डेटा का अपडेट मिल जाएगा। फाइनली डेटा अभी तक पब्लिश नहीं किया गया। तो वीडियो में अगर जानकारी अच्छा मिले तो प्लीज़ लाइक करना, दोस्तों के साथ भी शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अच्छे से रहिए, अपने ख्याल रखिए, धन्यवाद।